आज का जो टॉपिक है वो सीक्रेट शेयरिंग पर एक छोटे से अटैक का है। उसके पहले हम दो तीन छोटी मोटी चीज़ें कवर करेंगे। थोड़ा सा स्कूल लेवल का अलजेब्रा में भी थोड़ा सा जाएंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को गणित से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा माउंटेन ड्यू वगैरह पी करके, तुलसी का काढ़ा पी करके, जिसको जैसा रुचिकर लगे, डर को दूर भगा करके थोड़ा सा इस पे हाथ डाल के देखते हैं। तो पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं मोस्टली शौकिया तौर पर प्रोग्रामिंग करता हूँ। प्रोफेशनली मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो प्रोग्रामिंग का नहीं है। मैं शौकिया तौर पर कुछ साल से सी प्लस प्लस में थोड़ा बहुत दाएं बाएं करता रहता आ रहा हूँ, और मेरा जो मुख्य इंटरेस्ट रहा है वो मेलवेयर साइड में रहा है, जिसमें मैं डिफेंसिव साइड पर कम, ऑफेंसिव साइड पर ज़्यादा हूँ। ये बात अलग है कि मेरा जो डे टू डे जॉब है ब्रेड एंड बटर वाला वो मोस्टली डिफेंसिव साइड पर है, लेकिन मेरा जो रिसर्च है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो मोस्टली ऑफेंस साइड पर है। मतलब मैं सिक्योरिटी तोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो हम पहले प्रॉब्लम ही समझेंगे कि सीक्रेट शेयरिंग क्या है, क्यों है, किस लिए चाहिए, हम क्यों मगजमारी कर रहे हैं। फिर हम उसकी कुछ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, कुछ डिजाइन एलिमेंट्स देखेंगे, फिर कुछ डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे, कुछ थोड़ा बहुत उस पर टेस्टिंग करेंगे कि जो स्कीम है वो कितना सिक्योर है। फिर एक सिक्योर स्कीम पर फिर हम अटैक का प्रयास करेंगे। तो जो मोटा मोटा एजेंडा है वो बिल्कुल साधारण सा है, कुछ बहुत विशेष नहीं है इसमें। और ये सेशन रिकॉर्डेड है, तो मैं थोड़ा डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि एक तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको कहीं ऐसा मिसयूज ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा कि मैं जो भी विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मेरे निजी हैं, मैं किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के जो स्पीच है मेरा पर्सनल कैपेसिटी में है। तो अभी हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आते हैं कि सीक्रेट शेयरिंग क्या है। तो बेसिक आइडिया ऐसा है कि मेरे पास एक कुछ सीक्रेट है जिसे मैं थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये है कि हम उसको कुछ पासवर्ड वगैरह से एनक्रिप्ट कर दें। लेकिन उसमें समस्या ये है कि वो पासवर्ड जिस व्यक्ति को भी पता रहेगा वो उसको रिकवर कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जो हमारा सीक्रेट है उसका एक्सेस थोड़ा स्प्लिट रहे, डाइवर्सिफाइड रहे, कि मैं चार पांच लोगों को मैंने अलग अलग एक्सेस दिया हुआ है, और वो सीक्रेट तभी रिकवर होगा जब उसमें से कम तीन लोग मौजूद हों, या मैंने 10 लोगों को दिया हुआ है लेकिन कम से कम चार लोग जब एक साथ मौजूद होंगे तभी वो सीक्रेट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। और इसका जो सबसे आसान सा उदाहरण है, अगर आप में से कुछ लोग बैंक की वॉल्ट्स वगैरह देखते हैं, तो खास करके जो फिजिकल सिक्योरिटी ऑडिट वगैरह में अगर होंगे तो उनको आइडिया होगा कि बहुत जगह वॉल्ट्स, बहुत जगह क्या, लगभग सभी जगह वॉल्ट कभी भी एक चाबी से नहीं खुलता। उसमें कम से कम दो या तीन चाबियां लगेंगी, और वो चाबियां भी अलग अलग लोगों के पास रहेंगी, चार पांच लोगों के पास रहेंगी। उसमें से कोई तीन लोग, दो लोग, चार लोग एक साथ उसमें चाबी लगा के घुमाएंगे तो ही वॉल्ट का दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये बेसिक एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसका उद्देश्य ये है कि अगर कोई एक की हमारी चोरी भी हो गई, या किसी ने छीन लिया, या हमारा कोई इनसाइडर थ्रीट वाला केस हुआ, किसी ने पैसे के लालच में अपना शेयर दूसरे को पकड़ा दिया कि ले भाई ये वॉल्ट की चाबी पकड़, तो हम उन स्थितियों से थोड़ा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जो भी हमें टारगेट कर रहा है उसका काम केवल एक की से नहीं चलेगा, उसे एन नंबर ऑफ की चाहिए, नहीं तो वॉल्ट नहीं खुलेगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जो सीक्रेट शेयरिंग है वो इस फिजिकल एग्जांपल का डिजिटाइज्ड वर्जन है, कि मतलब हमको सेम यही स्कीम क्रिप्टोग्राफी में लगानी है। पूरा कंप्लीटली सॉफ्टवेयर में, हम उसको फिजिकल में अभी नहीं रख रहे हैं। तो अभी हम जो स्कीम बाद में देखेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसके पहले हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई स्कीम को हम नए सिरे से डिराइव करें, कि मानते हुए कि ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसके पहले हमको कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए कि हम जो स्कीम
अपना बैठाएंगे, उसमें हमको क्या क्या चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए, क्या उसमें नहीं होना चाहिए। तो एक तो सबसे आसान सा है कि हम जो सीक्रेट के शेयर्स बना रहे हैं वो हम कितने भी शेयर्स बना सकें, उस पर कोई मैक्सिमम नंबर का लिमिट ना हो। हमें 10 चाहिए तो हम 10 बना लें, हमें 20 चाहिए तो 20 बना लें, हमें 100 चाहिए तो हम 100 बना लें। और दूसरा ये है कि अगर हमारे पार्शियल शेयर्स लीक भी होते हैं तो भी उसका कोई सिक्योरिटी इम्पैक्ट ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीक्रेट ओपन करने के लिए 3 शेयर चाहिए और किसी के पास केवल 2 शेयर ही हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक भी शेयर नहीं है, तो 2 शेयर वाला और 0 शेयर वाला ये दोनों बिल्कुल सेम स्पॉट में रहेंगे। मतलब जिसके पास 2 शेयर है भी, वो भी कुछ रिकवर नहीं कर सकता, वो कुछ डिराइव नहीं कर सकता कि सीक्रेट कुछ ऐसा होगा, या जो हमारे दूसरे शेयर्स हैं वो कुछ इस रेंज में होंगे, या ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, इनको बारी बारी से हम ट्राई करके देख लेते हैं खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये अवस्था उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये दो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, केवल अभी फिलहाल हम ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे आसान केस पर चलते हैं कि ठीक है, अभी एन नंबर ऑफ शेयर्स पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन हमारा जो सबसे सिंपल केस है वो ये है कि हमको 2 शेयर चाहिए। मतलब मेरे पास सीक्रेट है और मैं चाहता हूँ कि केवल वो सीक्रेट तभी खुले जब 2 शेयर्स उसके मौजूद हों, नहीं तो ना खुले। तो यहाँ पर अब हम स्कूल लेवल की ज्योमेट्री का थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं। और इसके पहले कि मैं इस पर आगे बढ़ूँ, मेरे पास आपके लिए छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि ज्योमेट्री में वो कौन सा फिगर है जिसे 2 पॉइंट से डिफाइन किया जा सकता है? कोई उत्तर? अच्छा, लोग आए हैं। नहीं, ये तो कंफर्टेबल वाले हैं। हेलो हेलो। जी मिश्रा जी। चैट में किसी ने लाइन बोला हुआ है। अच्छा, हाँ ठीक है भाई, जरा अनम्यूट कर लिया करो। बार बार चैट देखना थोड़ा उतना सुविधाजनक नहीं है। हाँ ठीक है, स्ट्रेट लाइन है जिसे हम 2 पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने शेयर को किसी तरह से स्ट्रेट लाइन में डिनोट कर पाए, वो कैसे होगा वो एक बाद का विषय है, बाद में देखेंगे कि सीक्रेट का लाइन कैसे बनाना है। लेकिन अगर हम किसी तरह से सीक्रेट को एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर पाए, तो फिर उस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स रहेंगे तो उनसे हम सीक्रेट को रिकवर कर लेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट से लाइन रिकवर होगा, और जैसे हमने सीक्रेट का लाइन बनाया था उसी का प्रोसीजर उल्टा करके हम लाइन से वापस सीक्रेट निकाल लेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है। अच्छा, अब अगर हमको ऐसा करना है तो फिर थोड़ा सा ज्योमेट्री के अलजेब्रा में जाना पड़ेगा। लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा लाइन का बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जहां पर m हमारा स्लोप है, और नहीं ये c, हाँ m स्लोप है, और c y एक्सिस पर जो उसका सेक्शन बन रहा है वो c है। और इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू a0 प्लस a1x, जहाँ पे fx इज y, a0 c है और a1 m है। ये बेसिक जनरल फॉर्मेट हुआ। और ये जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसका डिग्री 1 है। डिग्री 1 होने का मतलब हुआ कि इसमें जो x का सबसे हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन में वो 1 है, और इस पॉलिनोमियल को हम 2 पॉइंट से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अभी तक हम 2 सीक्रेट पे थे, अब हमको 3 शेयर चाहिए, कि हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि हम 3 शेयर से ही सीक्रेट को अनलॉक कर पाए। तो अब सवाल ये है कि 3 पॉइंट से कौन सा फिगर डिफाइन होगा? ट्रायंगल। सॉरी ट्रायंगल। भाई, आवाज क्लियर नहीं है, चैट में डाल दो। तीन पॉइंट से ट्रायंगल डिफाइन तो होगा, लेकिन ट्रायंगल का इक्वेशन कैसे बनेगा? मतलब ओके, हम बोल सकते हैं कि ये 3 पॉइंट हैं
लेकिन ट्रायंगल का कोई अपना इक्वेशन तो नहीं है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसको हम एक इक्वेशन में बैठा सकें। कोई और ऑप्शन ट्रायंगल के अलावा? थोड़ा सा इतिहास को याद करो भाई, ये सब 3 पॉइंट आठवीं। से लाइन भी बन सकता है भाई 3 पॉइंट से लाइन बन सकता है, लेकिन लाइन नहीं बनाना है। अगर पॉइंट नॉन लीनियर हुए फिर लाइन तो 2 पॉइंट से डिफाइन हो जाएगा। हमको ऐसा फिगर चाहिए जो 3 पॉइंट से ही हो। हाँ ओके, पैराबोला। पैराबोला एक फिगर है, ठीक है। कोई और ऑप्शन? ठीक है, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पैराबोला को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैराबोला के अलावा क्या कोई और ज्योमेट्रिक फिगर भी है जिसको 3 नॉन लीनियर पॉइंट पे डिफाइन किया जा सके? जो तीसरा फिगर है वो सर्कल का है, तो कोई भी 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स रहेंगे तो उनसे होके जाता हुआ एक और केवल एक सर्कल खींचा जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम सर्कल का इक्वेशन लेके कर सकते हैं या पैराबोला का इक्वेशन लेकर के कर सकते हैं, लेकिन हम पैराबोला लेके करेंगे। उसका एक छोटा सा कारण है। कारण ये है कि जो पैराबोला का इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप का है, थोड़ा बहुत अलजेब्रा घुमाने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आता है, और इसको हम जेनरिक फॉर्म में इस तरह के पॉलिनोमियल में डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह सर्किल का इक्वेशन लूंगा तो यहाँ पर जो y वाला पार्ट है ये y में नहीं आएगा, ये y स्क्वायर में आएगा, और हम y स्क्वायर वाले पार्ट को अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा ये हमको जो है ये सारे फॉर्मेट हमको एक जैसे रखने हैं। अगर यहाँ पे y है तो हमको बाकी जगह भी y ही रखना है, हम उसकी दूसरी पावर में नहीं जाना चाहते। और दूसरा जो सबसे उससे भी बड़ा रीजन है वो ये है कि इवेंचुअली हमें यहाँ पर x और y इंटीजर रखने पड़ेंगे, तो जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें x और y की इंटीजर वैल्यूज पे फिर लिमिट लग जाएगा कि x का मैक्सिमम वैल्यू इतना ही हो सकता है, उसके हिसाब से y का मैक्सिमम वैल्यू इतना ही हो सकता है। यानी फिर इस सर्कल पर हम इंटीजर्स में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स नहीं उठा सकते, लेकिन पैराबोला पे उठा सकते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तो पैराबोला का ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा बहुत हमने घुमा फिरा लिया, और ये कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आ गया जहां पे हम इन सबको कांस्टेंट में टिका लेंगे, और ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया जिसका डिग्री 2 है। यहाँ पर इसका डिग्री 1 था, और इसको डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे। यहाँ पर इसका डिग्री 2 है, डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। इसका जनरलाइज स्टेटमेंट है जो बेसिकली मैं इसका नॉन रिजल्ट है वो ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका डिग्री n है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम n प्लस 1 यूनिक पॉइंट्स चाहिए। तो उसी जनरल केस को फिर हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारा तो सोल्यूशन हो गया ना कि अगर हम जो है किसी सीक्रेट को अगर हम किसी तरह से एक पॉलिनोमियल में डिनोट करें तो फिर हम उसको पॉइंट्स वगैरह निकाल करके बाद में रिकवर कर लेंगे। तो अब हम जो है यहाँ पर पहले रिकवरी का देख लेते हैं, फिर सीक्रेट का देखेंगे, क्योंकि कन्वर्जन तो एक चीज है, पहले हमारे पास रिकवरी होना चाहिए। अब अगर हमारे पास कोई आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है मैथ में जिसको लैग्रांज पॉलिनोमियल बोलते हैं, और ये बेसिकली इंटरपोलेशन का टेक्निक है। तो आइडिया ये है कि अगर हमारे पास k+1 डेटा पॉइंट्स हैं फ्रॉम x0, y0 टू xk, yk, यहाँ पे कोई भी 2 x सेम नहीं है, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स यूनिक हैं, हम पॉइंट रिपीट नहीं करेंगे। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है जिसपे वो सारे पॉइंट्स आएंगे इंटरपोलेशन के बाद, वो पॉलिनोमियल बेसिकली सिग्मा yi ऑफ yi डॉट li है, जहाँ पे li इज ये बेसिकली लैग्रांज बेसिस पॉलिनोमियल है जो इस फॉर्म में लिखा जाता है। कैपिटल पाई का जैसे सिग्मा का मतलब हुआ कि सारे टर्म्स जोड़ दिए जाएंगे, पाई मतलब सारे टर्म्स आपस में गुणा कर दिए जाएंगे।
और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर हमको सीक्रेट का ये पॉलिनोमियल बैठाना है तो हम क्या करते हैं कि सीक्रेट को हम A0 पे रख देते हैं और बाकी सब हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ऐसे पॉलिनोमियल है जहाँ पे हमको ये चाहिए कि k शेयर्स में हमारा सीक्रेट रिकवर होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल का डिग्री k-1, A0 में हम सीक्रेट रख देंगे और ये बाकी सारे रैंडमली चोजन पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, सब इंटीजर्स ही रहेंगे क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में हम ये डेसिमल पॉइंट्स में नहीं जाते क्योंकि उसमें इनएक्यूरेसीज का रिस्क है। तो इंटीजर्स में ही हम रहेंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स में ही रहेंगे, हम नेगेटिव में भी नहीं जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को भी घुमा फिरा करके हम पॉजिटिव नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट इन ये कंप्यूटर की दुनिया में, क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सब टूथ कॉम्प्लीमेंट में रहते हैं, जिसका दूसरी तरफ से इंटरप्रेट किया तो वो इक्विवेलेंट टू सम अदर पॉजिटिव नंबर वाला हिसाब हो जाता है। तो हम सब कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स में ही रखेंगे, हमको नेगेटिव का झंझट नहीं रखना है। तो ये हमारा एक बेसिक स्कीम है। अब इस पर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल भिड़ा के देख लेते हैं कि ये हिसाब हमारा कितना सही सलामत चल रहा है। तो उदाहरण के लिए हमने ले लिया कि हमारा सीक्रेट 7890 है और हमें 5 शेयर बनाने हैं जिसमें से 3 से रिकवर होना चाहिए। तो 3 से रिकवर होना चाहिए तो हमारा जो पॉलिनोमियल रहेगा इस टाइप का रहेगा। ये हमारा फिक्स है कि ये सीक्रेट ही रहेगा। हमको 2 नंबर्स और चाहिए तो वो हमने रैंडमली जनरेट कर लिए या रैंडमली हमने चूज कर लिए, तो ये हमने उठाए हैं यहाँ पर। अब इस पॉलिनोमियल पे हमको 5 पॉइंट चाहिए, तो ये हमारा हमने इस तरह से पॉइंट से बैठा लिए। ये x है और ये f ऑफ x है। ये जो हमारा ये x और f ऑफ x का पेयर है ये हमारा एक शेयर है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें से कोई 3 ले लेंगे और उससे फिर हम कोशिश करेंगे कि ये हम रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो है पहला, तीसरा और 5वां शेयर उठाया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने इधर लैग्रांजे बेसिस पॉलिनोमियल का हिसाब किताब लिखा हुआ था, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो L0 है वो हमारा x माइनस x1 अपॉन x0 माइनस x1 डॉट x माइनस x2 अपॉन x0 माइनस x2, सिमिलरली L1 और L2 भी जनरेट हो जाएंगे। और ये सब गुणा भाग करके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास बेसिस पॉलिनोमियल्स आते हैं वो ये 3 हैं। और इसके बाद हमको पॉलिनोमियल रिकवर करने के लिए क्या करना है कि हमको करस्पॉन्डिंग yi से गुणा करना है और सबका हमें समेशन कर देना है। तो ये हमने पॉलिनोमियल्स लिए, यहाँ पे हम इनके जो है करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू से गुणा करके उसको उठा के हम जोड़ देंगे। तो ये जब हम यहाँ पे इतना पूरा गुणा भाग बैठाते हैं और थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन किया हमने, तो अंत में हमारे पास ये पॉलिनोमियल वापस आ जाता है। और ये पॉलिनोमियल वही पॉलिनोमियल है जिसको हम लेकर के अपना उदाहरण हम शुरू किए थे। अब ये पॉलिनोमियल हमारे पास रिकवर हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो शेयर है, जो हमारा सीक्रेट था, वो हमने रिकवर कर लिया क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट था। तो यहाँ हमको पता चल गया कि हमारा जो सीक्रेट था वो 7890 है। तो ठीक है, अभी उदाहरण के लिए हमने लेकर के देख लिया और हमारा ये स्कीम चल रहा है। हम शेयर का ज्योमेट्रिक फिगर भी बना ले रहे हैं, उसके पॉइंट्स भी ले ले रहे हैं, फिर उससे हम अपना शेयर, अपना सीक्रेट हम उसको वापस रिकवर भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो चुकी है। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है, हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला पॉइंट तो एकदम सेटिस्फाइड है कि हम जितने पॉइंट्स चाहें उतने निकाल सकते हैं, जितने शेयर चाहें उतने बन जाएंगे। अब आया दूसरा पॉइंट, वो ये कि k-1 शेयर शुड बी सेम एज हैविंग 0 शेयर्स। मतलब ये है कि अगर हमारा ये जो उदाहरण है जिसको हम लेके चले थे, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास केवल 2 शेयर हों, वो 1 शेयर हो वो और 1 भी शेयर ना हो वो, ये तीनों केस मेरे पास बराबर होने चाहिए। तो अब इसको जांच पड़ताल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि हम 2 शेयर लेके चलते हैं और उसमें फिर हम देखते हैं कि हम इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
तो अब यहाँ पर एज अ ट्रैकर हमें क्या क्या पता है, नंबर ऑफ शेयर्स 5, ये पब्लिक नॉलेज रहेगा, ये हमें पता है। मिनिमम शेयर कितने चाहिए, 3 चाहिए, ये भी हमें पता है। और P1 P2 ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये हमने कहीं से जुगाड़ लिए हैं। मान लेते हैं एक मेरे पास पहले से था, दूसरा मैंने किसी से चुरा लिया, कुछ भी किया, मतलब कुल मिलाकर के मेरे पास 2 शेयर्स हैं, तीसरा नहीं है। और मेरा उद्देश्य है कि मैं इन दोनों को लेकर के कुछ गुना भाग करके कुछ निकाल सकूं। अब 3 शेयर चाहिए मुझे, ये पता है, तो जो पॉलिनोमियल रहेगा ऑब्वियसली ये रहेगा। अब P1 और P2 ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये उस पॉलिनोमियल पे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की वैल्यूज हमने बैठा दी, तो हमको ये 2 इक्वेशंस यहाँ पे मिल गई। दिस विल बी इक्वल टू s + 2a + 4b, सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू s + 4a + 16b। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों में s कॉमन है और s को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि a और b के बीच में क्या संबंध बन रहा है। तो हमने 2 में से 1 को घटा दिया, 2 में से 1 को घटा दिया, और जो हमारा सिंप्लीफाइड रिलेशन आया वो आया a = 2966 - 6b। अब यहाँ पर शेयर तो जब निकलेगा तब, सीक्रेट तो जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन a और b के बीच में हमें एक रिलेशन मिल गया। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, वो ये कि ये जो हमारा ओरिजिनल स्कीम है, यहाँ पर ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 ak-1, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। एक इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a और b पॉजिटिव रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि b = 1 2 3 4 ऐसा कुछ रखना चालू करते हैं। हम b = 1 रखते हैं, देखते हैं a की वैल्यू कितनी आई, 2 पे रखते हैं कितना आया, 3 पे रखते हैं कितना आया, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा a नेगेटिव नहीं हो जाता। जहां पे a हमारा नेगेटिव हो गया वहां पर हम रुक जाएंगे कि b का वैल्यू इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि a नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये जो हमारे b की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो बेसिकली फाइनाइट हो गई, वो अब इनफाइनाइट नहीं है। अगर हमको कुछ भी पता नहीं होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्थिति है और मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो a और b के बीच में मेरे पास कोई संबंध नहीं होता। a के भी असंख्य संभव मान हो सकते हैं, b के भी असंख्य संभव मान हो सकते हैं, लेकिन 2 शेयर मुझे पता है, उसकी वजह से मुझे ये पता चला कि a और b के कुछ भी संभव मान नहीं हो सकते। हमारे पास एक फाइनाइट सेट है और a का वैल्यू भी उसी में से आएगा और b का भी वैल्यू उसी में से आएगा। तो ये जो उदाहरण है, इसमें कुल 495 वैल्यूज ट्राई करनी है, बेसिकली 494 495। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इनफाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पे आ गए। मतलब ये है कि अगर हमारे पास शेयर्स हैं, भले पार्शियल हो, तो भी हम ए और बी के ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके काफ़ी सारी वैल्यूज को हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने इनडायरेक्टली शेयर के बारे में कुछ तो जान ही लिया कि उसका जो पॉलिनोमियल है, उसके ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। फिर हमको उसमें ही बैठ के गुणा भाग करना है, थोड़ा बहुत ब्रूट फोर्स करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये हमारा इस पर फिट नहीं बैठता, मतलब इस स्कीम को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर इसमें इस स्कीम में एक छोटा सा सुधार करते हैं, और ये सुधार एक्चुअली शामिर ने किया था। ये वही शामिर हैं जो RSA क्रिप्टो सिस्टम के 3 इन्वेंटर्स में से एक हैं। तो इन्होंने क्या सुधार किया कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हम मॉडुलो p करेंगे, जहाँ पे p प्राइम नंबर है। क्रिप्टोग्राफी वालों को प्राइम नंबर से वैसे भी बहुत प्यार रहता है, मतलब लोग रस्सी पटाते हैं, ये लोग प्राइम नंबर सेट करके रखते हैं। तो अब इसमें क्या किया कि हमको जो है यहाँ पर हर चीज में मॉडुलो p कर देना है, मतलब हम p से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आया उसको हम रख लेंगे। p प्राइम नंबर है, और जो हमारा शेयर i, fx था, उसको हमारा i, fx मॉडुलो p हो जाएगा।
और पी पर क्या प्रतिबंध है, एक तो प्राइम नंबर है और दूसरा ये पी सारे कोफिशिएंट से बड़ा रहेगा, मतलब a0 से लेकर के ak-1 तक जितने भी हैं सब p से छोटे रहेंगे। हमारा ये जो लैग्रांजे बेसिस पॉलिनोमियल वाला हिसाब है ये थोड़े से परिवर्तनों के साथ ऐसा ही रहेगा, मतलब रिकवरी वैसे पुराने केस की तरह ही होगी, बस जो गुणा भाग का तरीका है वो नॉर्मल अरिथमेटिक से हट करके मॉडुलर अरिथमेटिक में चला जाएगा। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि जो हमारे शामिर सर का जो इम्प्रूवमेंट है हम इसको एक बार जांच लेते हैं कि इसमें हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने फिर से एक उदाहरण लिया, ये तो हमारा वही पुराना हिसाब है और पी में हमने 12329 प्राइम नंबर उठा लिया और यहाँ से हमने जो है अब 2 पॉइंट हमने जनरेट कर लिए और इससे अब हम कोशिश करते हैं देखने की कि हम कुछ निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम पुराना अटैक वापस इस पर दौड़ाते हैं, वापस हमारे P1 P2 दोनों इसी पॉलिनोमियल पर हैं, तो ये हम करेंगे और यहाँ पे हमने मॉडुलो को माइनस हटा करके इस तरह से किया हुआ है कि मतलब इसमें से जहाँ पे ये के कोई इंटीजर है इसमें से कुछ घटाएंगे तो इधर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। बेसिकली मॉडुलो को हमने ये इसमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशन आ गए। अब यहाँ पे हम s को एलिमिनेट कर सकते हैं, बच गया हमारे पास a b k1 और k2। अब हम जब इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो जो है अब हिसाब हमारा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ ऐसे हो जाता है कि ये a और b में रिलेशन तो आ गया, ठीक है, a और b दोनों पॉजिटिव रहेंगे, जीरो रहेंगे, जो भी है। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमारे पास ये k2 माइनस k1 है। अब प्रॉब्लम ये है कि k2 माइनस k1 को हम किसी फाइनाइट सेट में हम लिमिट नहीं कर सकते। बेसिकली कुल मिलाकर के अगर हमको ये पूरा पॉजिटिव चाहिए भी, ठीक है, तो ठीक हमने मान लिया कि k2 माइनस k1 अगर हमारा पॉजिटिव ही है तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 ट्रिलियन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट हम उसमें से कुछ घटा नहीं सकते कि इसमें से ये वैल्यूज नहीं हो सकती। या k2 माइनस k1 का वैल्यू इसी 400, 500, 1000, 10,000, 1 लाख के सेट में ही रहेगा, या k1 का वैल्यू इतना ही हो सकता है। तो इसमें से हम कुछ यहाँ पे अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम वापस फिर से वही इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज वाले पर आके अटक गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कोई शेयर नहीं था तब भी हमको इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज में अटकना था। हमारे पास 2 शेयर हैं तब भी हमको इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज में ही अटकना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 शेयर होने के बाद भी हमने सीक्रेट के बारे में सीखा कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के ये पिछले वाले से तो बेहतर ही है, मतलब रीजनेबली सिक्योर है। ये हमारा शामिल सीक्रेट शेयरिंग का स्कीम है और ये सिक्योर है। इसके कुछ अलग अपने क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ्स हैं जो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अपना काम चालू होता है। यहाँ तक सबको सब समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इसके पहले कि मैं इसका पार्ट 2 चालू करूं? यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर। अब हमको जो है यहाँ पे इसको अटैक करना है, तो अब हम पहले वापस यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारी स्लाइड है जहाँ पे हमने सीक्रेट शेयरिंग का स्कीम बैठाना चालू किया था। अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये जो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 2-3 लाइन में, इसमें क्या कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं? मनीष जी,
जी मिश्रा जी। अरे भाई बड़ा सन्नाटा है यार। जनता कुछ बोल नहीं रही है, क्या बात है? हाँ, जनता को अनम्यूट करना तो अलाउड है, हाँ, पर नहीं शायद चैट चैट पे भी नहीं बोल रहे हैं ना, दिक्कत तो वही है। मैं तो चैट भी लेके बैठा था, चैट पे भी नहीं बोले। इस स्लाइड पे क्या कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए लेकिन हम नहीं दे रहे हैं? कोई जवाब? लगता है जनता सो ही गई है बिल्कुल। टेकिंग टाइम टू प्रोसेस। अरे लॉजिक समझ आ रहा है, जरा जरा अलजेब्रा वीक है तो टाइम लग रहा है दिमाग में घुसने में। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं स्लाइड वगैरह सब शेयर कर दूंगा। कुछ रहेगा तो हम लिंक्डइन पे भी डिस्कस कर लेंगे। कोई जल्दी नहीं है, खैर ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि ये वैल्यूज आर रैंडमली चोजन। सारा लफड़ा, सारे बवाल की जड़ ये रैंडमली चोजन ही है। दिक्कत ये है कि आप में से अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, खास करके जिन्होंने CS या IT में बीटेक BSc ऐसा कुछ किया होगा, तो क्रिप्टोग्राफी में बहुत जगह आएगा कि दिस इज रैंडमली चोजन। RSA पढ़ाएंगे, टाइम नंबर इज रैंडमली चोजन। AES पढ़ाएंगे की और इनिशियलाइजेशन वेक्टर इज रैंडमली चोजन। RC4 पढ़ाएंगे की इज रैंडमली चोजन। फिर जो ये एक DES ट्रिपल DES आएगा, उसमें भी की रैंडमली चोजन। फिर उसमें सर्टिफिकेट का स्कीम आएगा, उसमें प्राइम नंबर रैंडमली चोजन। ये रैंडमली चोजन कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये रहता सब जगह है, लेकिन इस रैंडमली के बारे में कोई कुछ ज्यादा बोलता नहीं है। हाँ, स्यूडो नंबर भाई देर से बताया, अब जो है इस पर इनाम नहीं मिलेगा, सॉरी। तो अब चक्कर क्या है कि ठीक है रैंडमली चोजन है तो ठीक है, लेकिन इस रैंडमली पर थोड़ा सा बात करना बनता है। मतलब जैसे अगर मैं पाइथन या PHP या जावा डॉट नेट कोई सा भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें एक रैंडम या रैंड जैसा कोई फंक्शन होगा, वो कॉल किया, तो क्या वो ठीक है? क्या उसको हम क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फिर ये रहता है कि नहीं, उसको नहीं कर सकते हैं। हर तरह का रैंडमाइजर नहीं इस्तेमाल हो सकता, उन पर भी कुछ प्रतिबंध हैं। जो रैंडम नंबर जनरेटर उन प्रतिबंधों को पूरा करेंगे, हम उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये रामायण कभी कोर्स में पढ़ाई नहीं जाती और किताब में लिखी नहीं जाती। नतीजा ये होता है कि लोग इम्प्लीमेंटेशन करने बैठ जाते हैं, रैंडमली पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर कोई मेरे जैसा आता है, रायता ससार के चला जाता है। तो झमेला सारा रैंडमली पर है। यहाँ पर कुछ हिडन एजम्पशन है। हिडन इसलिए कि हमने कहीं पर उसको ऐसा अलग से लिखा नहीं है कि हम ये चीजें मान के चल रहे हैं। तो जो हमारा हिडन एजम्पशन है वो ये है कि जो हमारा रैंडम नंबर जनरेटर है वो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर स्यूडो रैंडम बिट स्ट्रीम जनरेटर है। क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर का मतलब हुआ कि उसका हम कितना भी आउटपुट कैप्चर कर लें और उस पर कितना भी एनालिसिस कर लें, उस पर अलजेब्रा बैठा लें, कैलकुलस बैठा लें, मशीन लर्निंग बैठा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसके आउटपुट को हम 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अब चक्कर क्या है कि ये क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर बहुत ट्रिकी चीज़ है। मतलब जो हमारा रैंडम फंक्शन है हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर अब उसके बाद कोई आएगा जो कोड रिव्यू करेगा, बोलेगा नहीं भैया ये रैंडम फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है, तुम एक काम करो, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर बेस्ड है, इसको त्याग दो और इसकी जगह बढ़िया रैंडमाइजर मैं बताता हूँ, मर्सिन ट्विस्टर इस्तेमाल करो। मर्सिन ट्विस्टर मिल जाएगा इंटरनेट पर, अच्छा रैंडमाइजर है। लेकिन तकलीफ यही है कि क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर नहीं है। अब क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर जो रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं वो फिर स्लो बहुत हैं, वो फास्ट नहीं है। फिर जो अपना ऊपर का ताऊ रहेगा वो बोलेगा नहीं भैया ये कोड तो बहुत स्लो हो गया है, ऐसे नहीं चलेगा, इना चोलबे। तो बोलेगा इसको जल्दी जल्दी दौड़ाओ। तो जल्दी दौड़ाओ के चक्कर में जनता वापस मर्सिन ट्विस्टर पे आ जाती है, फिर मेरे जैसा पिया के रहता पसारता है। तो ऐसे पाप नहीं करने चाहिए, और ऐसे पाप ना हो इसके लिए एक छोटा सा सुझाव है, वो ये है कि जहाँ पर स्पीड भी चाहिए हो, ठीक ठाक सिक्योरिटी भी चाहिए हो, वहाँ शांति से मर्सिन ट्विस्टर का आउटपुट लेना चाहिए। उसको AES से काउंटर मोड में इनक्रिप्ट कर देना चाहिए। जो इनक्रिप्शन का आउटपुट है वो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सीरो रैंडम बिट स्ट्रीम वाली कंडीशन को पूरा करता है। तो हमको यहाँ पे रीजनेबल सिक्योरिटी भी मिल गई और रीजनेबल स्पीड भी मिल गई, हमारा दोनों काम हो गया। हम
बीच का रास्ता निकाल करके हम चलता बने। तो ये चीज इधर ध्यान रखना है। जो रैंडम नंबर जनरेटर क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर नहीं है, उनके आउटपुट को एनालिसिस करके उनके फ्यूचर स्टेट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और इस टाइप के अटैक्स क्रिप्टोग्राफी के CTFs में दिखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर ठीक है, हिडन एजम्पशन तो हमने पकड़ लिए। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो हमारा रैंडम नंबर जनरेटर है वो बैकडोर ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेसिकली ब्लैक बॉक्स रहेगा। हम फंक्शन कॉल करते हैं, मतलब हमने एक डिब्बा पकड़ा दिया है कि इसका जो बटन है, एक ही बटन है, उसको दबाओगे तो कुछ रैंडम नंबर देगा, तो जनता उसी को दबाती है। तब उसको कोई खोल के देखता तो है नहीं। भाई कैमरा किसने चालू किया? प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए, थैंक यू। तो अब दिक्कत ये है कि जो ब्लैक बॉक्स है वो बैकडोर भी हो सकता है, और बैकडोर्स की कहानी ये है कि बैकडोर भी ऐसा रहेगा कि वो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर वाली कंडीशंस को पूरा करेगा। मतलब बिना वो ब्लैक बॉक्स खोल के देखे हम बता नहीं सकते कि ये बैकडोर है कि नहीं है। अगर हम उसके ऊपर कितना भी एनालिसिस करेंगे, कोई भी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस बैठा लेंगे, वो लगेगा कि हाँ ये बढ़िया रैंडमाइजर है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी एजम्पशन को उड़ाएंगे और बेसिकली हम रैंडम नंबर जनरेटर को बैकडोर करेंगे। तो उसके लिए एक हम बैकडोर रैंडम नंबर जनरेटर बनाने बैठ जाते हैं। कुछ हमको बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक में एक तो यही है कि क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर रैंडम नंबर जनरेटर चाहिए हमको। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि भाई AES एनकाउंटर मोड को बैठा लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि हम कुछ पैरामीटर को हार्ड कोड कर सकते हैं, क्योंकि हमको रैंडम नंबर से ही मतलब है। तो इस वाले पार्ट से तो हमारा कोई सिक्योरिटी हैम्पर हो नहीं रहा है। और यहाँ पे ये एजम्पशन है कि हमारे पास एक कवर्ड चैनल है जिससे हम कुछ डाटा अटैकर को भेज सकें। अभी कवर्ड चैनल का डिजाइन एनालिसिस वो सब आज का विषय नहीं है। जिनको चाहिए हो, मैं पहले एक स्पीच दिया था वो टेम्परेचर वगैरह पे कवर्ड चैनल बनाने का, तो आप उसको देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा वहाँ से। बाकी टेम्परेचर है, करंट है, नॉइज़ है, वोल्टेज है, ये रेडियो एक्टिव एमिशन है या एक्सरे रेडिएशन है, निर्भर करता है कि हमारे पास क्या है, हम किस जगह बैठे हुए हैं। हम न्यूक्लियर रिएक्टर में बैठे हैं कि किसी चचा के घर पे बैठे हुए हैं। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक कवर्ड चैनल है। तो इतना होने के बाद अब हमने क्या किया है कि हमने अपना रैंडम नंबर जनरेटर बनाया हुआ है। तो ये लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने जो लॉजिक दिया हुआ है वो प्राइम नंबर जनरेटर का है। जहाँ पे हमें प्राइम नंबर नहीं चाहिए वहाँ पर ये प्राइम नंबर वाला चेक हम हटा देंगे, बाकी और कोई चेंज नहीं करना है। तो जो आइडिया है वो बिल्कुल सिंपल सा है। हमने अपना PRNG बैठाया हुआ है, ये जो हमारा मशीन पिस्टल है या जो भी है, तो इससे हम आउटपुट उठाते जा रहे हैं, उसको हम अपेंड करते जा रहे हैं, AES से हम इनक्रिप्ट करते जा रहे हैं, और फिर हम ये देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर प्राइम नंबर चाहिए तो नहीं चाहिए तो ये हमें नहीं चेक करना है, हम उसको ऐसे उठा करके रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करने के पहले ये जो इसका सीड है, सीड क्यों? क्योंकि की और IV तो हमने हार्ड कोड कर दिया, कुछ पार्ट हम यहाँ पे हार्ड कोड कर सकते थे, तो की और IV हमने हार्ड कोड कर दिया, ये हार्ड कोडेड नहीं है, तो बस हमको केवल इसको ही लीक कराना है। तो ये अगर हमारे पास वापस आ गया तो की और IV में पहले से पता है, एल्गोरिथम पहले से पता है, उसमें ये S0 वाला पार्ट हमको बैठाना है। जो आउटपुट आ गया वही हमारा रैंडम नंबर जनरेटर है, वही हमारा आउटपुट है जो दूसरी साइड जनरेट हुआ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा बैकडोर है। अब यहाँ पे क्या है कि इस बैकडोर की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक तो ये है कि आसानी से डिटेक्ट नहीं होगा, जो आउटपुट है वो पूरा रैंडम है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट पास करेगा, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर है, तो उसको बाहर से तो हम नहीं पकड़ सकते, मतलब पूरा हमको बैठ के रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा। ये एक चीज हुआ। दूसरा ये है कि ये इसमें जो हमारा बैकडोर है ये फॉरवर्ड सीक्रेसी देता है। फॉरवर्ड सीक्रेसी का मतलब कि अगर किसी और ने ये कैप्चर किया, ये पार्ट किसी और ने कैप्चर किया कि यार यहाँ से तो कुछ और भी जा रहा है, और उसने एक वैल्यू उसने लपेट ली। अब फॉरवर्ड सीक्रेसी का मतलब ये हुआ कि जो उसने थर्ड पार्टी ने कैप्चर किया है वो उससे पास्ट का नहीं निकाल सकता। पास्ट में जो लीक हो गया, जो ब्रेक हो गया, वो अब आगे नहीं दिखेगा, पीछे का थर्ड पार्टी अब नहीं तोड़ सकता। हाँ, फ्यूचर का वो जरूर उड़ा सकता है। तो ये फॉरवर्ड
सीक्रेसी का ये इसका एक और प्रॉपर्टी है। ये मेन 2 प्रॉपर्टीज हैं इसमें। और तीसरा तो ये है कि खैर ठीक है, बिना रिवर्सिंग के ये टूटेगा भी नहीं। तो ये तो खैर पहले पॉइंट का ही एक्सटेंशन है कि डिटेक्ट भी नहीं होगा और टूटेगा भी नहीं। अब यहाँ पे रिकवरी के लिए हमको वापस के और आईवी हमें पहले से पता है। सीड हमको मिल गया, हमने एल्गोरिथम में बैठाया, जो आउटपुट आया वही हमारा आउटपुट है जो हमें चाहिए। तो वही सेम एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब जो है सीक्रेट निकालना है इससे। अब यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि अटैकर या तो इनसाइडर है या उसके पास कम से कम एक शेयर है। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक से काम चलाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने एज्यूम किया हुआ है कि अटैकर के पास एक शेयर है P, Q और बाकी सारे कोफिशिएंट्स और प्राइम नंबर हैं क्योंकि उसके पास ऑड चैनल का एक्सेस था। तो हमें पता है कि ठीक है कि हमको टोटल के पॉइंट्स चाहिए, तो हमारा जो जेनरिक पॉलिनोमियल रहेगा वो ऐसा रहेगा। ठीक है, अब फिर हमने इसको मॉडिफाई किया कि घुमाया फिराया कि Q इक्वल टू ये कुछ इस टाइप का रहेगा। A1 A2 ये सारे हमको पता हैं। ठीक है, X की वैल्यू हमको जो है पता है कि ये जो हमारा शेयर था P, Q, X की P आएगा, तो ये हमने सब उठा करके यहाँ पे फिट कर दिया। अब हमको ये जो S वाला पार्ट है ये हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, और ये मॉडुलो P हमको पता है, यानी ये जो हमारा ये पार्ट है ये इट विल बी इक्वल टू P.C1 प्लस Q। मतलब P को हम किसी चीज से गुणा करके कुछ उसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मॉडुलो का। ये हमने बेसिकली उसको उल्टा किया है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि A1 वाले टर्म से लेकर के A k-1 तक ये पूरा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारे कोफिशिएंट्स हमको पता है और x का वैल्यू हमको पता है क्योंकि हमारे पास एक शेयर है। तो ये पूरा पार्ट तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया S प्लस C2 इक्वल टू P.C1 प्लस Q। ये ऐसे हो गया। अब C2 हमको यहाँ पे पता है। ठीक है, तो S इक्वल टू P.C1 प्लस Q माइनस C2 हमने इसको इस तरह से इधर बैठा लिया कि अननोन पार्ट हमारा एक तरफ आ गया। P हमको पता है, C2 हमको पता है, Q हमको पता है। ठीक है, तो अब जो है ये Q और C2 दोनों हमको पता है, तो Q माइनस C2 बेसिकली नॉन क्वांटिटी हुआ। तो जब ये Q माइनस C2 हमारा जो है नॉन क्वांटिटी हुआ, तो अब यहाँ पर हम इस पर कुछ लिमिट लगाना चालू करते हैं। ये हमको पहले से पता है कि जो शेयर होगा वो प्राइम नंबर से तो छोटा ही होगा क्योंकि ये हमारा डिजाइन एलिमेंट में ही आता है। और C1 C2 जो हैं वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब जो है S अगर P से छोटा है, P पॉजिटिव है, S पॉजिटिव है, C1 वगैरह सब पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, अब अगर S को P से छोटा होना है, इसका मतलब ये हुआ कि Q माइनस C2 निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम किसी पॉजिटिव नंबर से गुणा करेंगे तो ये और बड़ा होगा, तो इसमें से हमको कुछ घटाना पड़ेगा तभी हम S तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा लेस देन 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसको हमने घुमा करके लिख दिया कि S इक्वल टू P.C1 माइनस C। अब ये जो है Q C2 दोनों पता थे, तो ये हमारा नॉन क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमको P पता है, C पता है, S नहीं पता है, C1 नहीं पता है। हमको क्या करना है, हमें ये पता है कि ये S पॉजिटिव ही रहेगा और P से छोटा रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे C1 की अलग अलग वैल्यूज को हम ट्राई करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है S हमारा P से छोटा है और पॉजिटिव है। तो ये हमारा छोटा सा स्टेटमेंट बन गया, ये हमारा पूरा सेट बन गया उसका, कि जो हमारा S डैश है जो बेसिकली S की ऑल पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इस सेट में से आएंगी, जहाँ पे इसको हम भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो C1 की जिन वैल्यूज के लिए ये हमसे इससे जो है छोटा रहेगा तो वो हमारी S की पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी वजह से हमारा ये जो सेट है ये वापस फाइनाइट हो गया, क्योंकि अगर C1 हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा तो S इवेंचुअली P से बड़ा हो जाएगा, तो वो हमको पता है उतना नहीं होना है। तो ये सम सेट को वापस हम फाइनाइट करा के ले गए, इनफाइनाइट से हम फाइनाइट पे आ चुके हैं। अब ये हो सकता है कि अटैकर के पास और भी शेयर्स हों,
अगर अटैकर के पास और भी शेयर्स हैं तो हर शेयर के साथ वो एक ऐसी जो है ऐसा सेट बना सकता है। तो जो सीक्रेट रहेगा वो उसमें से होगा जो इन सारे सेट में कॉमन है। तो अब जो है यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। अच्छा, इवेंचुअली इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक ही शेयर बचे, मतलब एक ही कॉमन वैल्यू बचेगी जो हमारा सीक्रेट होगी, भले हमारे पास सफिशिएंट शेयर्स ना हो। तो यहाँ पे हम उसको वापस न्यूमेरिकल एग्जांपल में बैठा लेते हैं। पुराना उदाहरण हमने फिर से लिया है, एस का वैल्यू नहीं पता है, एक शेयर हमको पता है। ये पूरा गुणा भाग हमने वापस उसी तरह से बैठाया और इस तरह से इसको हम लेकर के आ गए। अब यहाँ पे हमको एस और C1 का टेबल बना लेना है और ये देखना है कि C1 की किस वैल्यू के लिए एस क्या आता है। तो C1 जब 1 रहेगा तो एस का वैल्यू 7890 आया है, और जब हम C1 को 2 कर देते हैं तो एस का वैल्यू हमारा 20,219 हो जाता है, जो कि P से बड़ा है। यानी ये नहीं हो सकता, मतलब ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, मतलब जो पॉसिबल वैल्यू होगी इसके पहले पहले की होगी। इस केस में हमारे पास एक ही पॉसिबल ऑप्शन ही बचता है 7890, सो वो हमारा सीक्रेट है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 2-3 ऑप्शन हो, 8-10 ऑप्शन हो, दूसरा शेयर मिलाने के बाद फिर 8 का 2 ही बचे या एक ही बचे, तो वो फिर थोड़ा बहुत ब्रूट फोर्स इन रियल लाइफ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है, ये सिर्फ इस एग्जाम्पल का प्रॉपर्टी है, ये ऐसा गारंटी नहीं है कि एक शेयर पे ही निकल आएगा। हो सकता है 3 में से 2 शेयर चाहिए हम, जहाँ पे 3 नॉर्मली चाहिए, बैकडोर के बाद 2 शेयर लगते हैं, सो दैट इज टोटली पॉसिबल। तो ये हमारा इस तरह से शेयर सीक्रेट हमारा रिकवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के टॉपिक हमारा खत्म है। अब अगर आप में से किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके जो भी प्रश्न हैं आप या तो चैट बॉक्स में डाल दें या फिर आप माइक ऑन करके आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। मेरे पास भी 2 प्रश्न हैं, पर किंतु मैं उसको अंत के लिए रखता हूँ, पहले आप पूछ लीजिए। ओके, सो मिश्रा जी, चूंकि कोई और अभी प्रश्न नहीं पूछ रहा इसलिए मैं ही पूछ लेता हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि एक ओरेकल JDK7 में एक रेंडमाइजेशन के लिए लाइब्रेरी है, या मतलब सेट ऑफ कोड है, दैट इज जावा यूटिल रैंडम, राइट? ठीक है। अक्सर देखते हैं कि इसके पीछे जब कभी हम कोई भी रिव्यू वगैरह करते हैं कोड का, या फिर हम लोग जब भी पेन टेस्ट फॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमें कई बार ये वाला यूजेज मिलता है, एंड हम लोग इसको हमेशा देते हैं कि यहाँ पर जो रेंडमाइजेशन हो रही है वो सिक्योर नहीं है, राइट? हाँ हाँ। और इसको सिक्योर करने के लिए यूजर जो है वो जावा सिक्योरिटी डॉट सिक्योर रैंडम यूज करें। इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है? ये रैंडमाइजेशन जो है वो जावा के केस में उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में क्यों वीक है, और दूसरी जो सिक्योर लाइब्रेरी जिसको वो लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें वो सिक्योर कैसे हो रही है? कुछ आप इसके पीछे मतलब नहीं, उसका कारण ये है कि रैंडम नंबर जनरेटर का क्रिप्टोग्राफी में तो केवल छोटा सा उपयोग है। क्रिप्टोग्राफी के बाहर कुछ रैंडमाइज एल्गोरिदम्स हैं, जैसे लास वेगास एल्गोरिदम, मोंटे कार्लो एल्गोरिदम, इनको भी रैंडम नंबर जनरेटर चाहिए, लेकिन जो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर रहेंगे वो दूसरों से स्लो रहेंगे, और मोंटे कार्लो और इन सबको थोड़ा सा स्पीड तो चाहिए ही। तो उसकी वजह से इनको इनके इस्तेमाल के लिए थोड़ा एक फास्ट रैंडम नंबर जनरेटर भी दे देते हैं कि जो क्रिप्टोग्राफी के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन स्पीड वो बहुत अच्छी देगा, तो उस पर हम मोंटे कार्लो, लास वेगास टाइप के काम कर सकते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी हमारा मेन कंसर्न नहीं है। तो ये मुख्य कारण तो यही है, परफॉर्मेंस ही है। और क्रिप्टोग्राफी एक छोटा सा उपयोग है, उसके बाहर भी बहुत चीज़ों में रैंडम नंबर जनरेटर चाहिए। तो जहाँ पर परफॉर्मेंस मैटर करता है तो उसके लिए फिर उनको 2 रैंडम नंबर जनरेटर रखना ही पड़ेगा। ओके, सो अगर ओके, सो यहाँ पे हमारे पास साकिज, रियार,
RSA के इंक्रिप्शन को ब्रेक करने के लिए भी सिर्फ एक की वैल्यू मालूम हो तो उसे ब्रेक करने के लिए भी सेम एल्गोरिथम यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ इंक्रिप्शन ऐसे ही एल्गोरिथम। एक मिनट, मैंने चैट का विंडो ही खोले, RSA टेक्नोलॉजी सिर्फ एक की ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे। नहीं, RSA का तो क्या है कि उसमें तो की पेयर वाला हिसाब है ना, वो तो एक ही की मालूम रहेगा तो उससे सब की नहीं निकलेगा। RSA पर जो अटैक रहेगा वो थोड़ा सा अटैक रहेगा, वो अलग रहेगा। हाँ ये है कि ये बैकडोर रैंडमाइजर तो हम कहीं पर भी घुसा सकते हैं, लेकिन जो रिकवरी रहेगा वो तो रिकवरी हर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का अलग अलग रहेगा। अब जैसे RSA का है तो RSA में ठीक है कि अगर हमने जो है एक प्राइम नंबर लीक करा दिया और हमारे पास पब्लिक की है, पब्लिक की में हमको पता है कि उसमें हमारा ये जो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा, तो उसको हम उससे जो है डिवाइड कर सकते हैं, हमको दूसरा मिल जाएगा, दूसरा मिल गया तो हम जो है प्राइवेट पेयर भी निकाल लेंगे। वो तो एल्गोरिथम पर है। और जो बाकी बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं उनको तो वो तो पूरा सिमेट्रिक सिफर है कि मतलब अगर हम जिस की से इंक्रिप्ट कर रहे हैं उसी से डिक्रिप्ट भी करेंगे, तो उसमें रैंडम नंबर का बैकडोर घुसा करके कुछ खास मिलेगा नहीं, जब तक कि हम खुद थर्ड पार्टी बन करके कुछ उठाना ना चाहें। उसमें तो मतलब हमको क्या, हमको पता चल गया कि ठीक है ये की है, इसी से इंक्रिप्ट हुआ है, अब वो AES है तो हमको उसी की से वापस उठा के डिक्रिप्ट कर देना है। उसमें तो हमको रिकवरी के लिए कुछ अलग सा सोचना भी नहीं पड़ेगा। वो तो पूरा इस पर निर्भर करता है कि जो क्रिप्टो सिस्टम पे हम अटैक कर रहे हैं वो उसका अपना खुद का डिजाइन किस टाइप का है। जैसा एल्गोरिथम रहेगा वैसा बैकडोर बनेगा, वैसे रिकवरी होगी। ओके, सो एक प्रश्न और था मेरा कि जैसे जैसे कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज हो रही है या हाँ। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है हम लोग इंडस्ट्री में, हाँ। या फिर अगर हम अटैकर्स की बात करें तो वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए। ऐसे केसेस में और प्लस ओवर एंड अबव हम लोग जो देख रहे हैं कि अभी क्वांटम कंप्यूटिंग जो टेक्निक्स आ रही हैं, या रिसेंटली IBM का जो एक ब्रेक थ्रू था कि वो 54 और समथिंग जो कैरेक्टर लिमिट का ब्रेक थ्रू था वो भी उन्होंने क्वांटम में कर लिया। सो इन सारी चीज़ों का रेंडमाइजेशन एज वेल एज क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी, इन दोनों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सॉरी ये डायरेक्टली रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एज एन नहीं, ठीक है। अभी ये जो बड़ा कॉमन सा मिसकॉन्सेप्शन है कि क्वांटम कंप्यूटर आएगा तो क्रिप्टोग्राफी टूट जाएगा, ये सही नहीं है। अब जैसे AES है, ठीक है, अगर कल को मान लिया कि हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर होने से भी AES ब्रेक नहीं होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग पे केवल वही क्रिप्टो सिस्टम ब्रेक होंगे जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वाले हैं, जैसे RSA है। तो RSA का सिक्योरिटी इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी रैंडमली चोजन नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कंप्यूटेशनली डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। लेकिन है जो क्वांटम कंप्यूटिंग वाला हिसाब किताब है उस पर वो कंप्यूटेशनली डिफिकल्ट नहीं है, उस पर वो एकदम फिजिबल है। तो वहां पर फिर हमको सोचना पड़ेगा कि कल अगर किसी के पास क्वांटम कंप्यूटर हुआ किसी लैब में या किसी एंटिटी के पास, किसी गवर्नमेंट के पास, तो उस केस में हमें क्या करना है। लेकिन जो AES वगैरह पर हैं, जो सिमेट्रिक सिफर पर हैं, उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई। किसी के पास रहेगा क्वांटम कंप्यूटर, लेके बैठा रहे, क्या कर लेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पर फिर पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आती है। कुछ चीजों पे काम चल रहा है। एक लैटिस क्रिप्टोग्राफी करके आया था कुछ साल पहले, उधर उस पर काफी काम हुआ है। फिर NIST ने अपना एक रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन भी निकाला था लैटिस क्रिप्टोग्राफी पर, मेरे ख्याल से गिटहब पर उसका पूरा सोर्स कोड है जो रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन अभी क्या है कि अभी एकदम से क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर जंप करने का कुछ खास पॉइंट नहीं है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। अब जैसे एक और पुराना टॉपिक रहा है कंप्यूटर साइंस का, P वर्सेस NP प्रॉब्लम। वैसे तो ऑन सरफेस लगता नहीं है कि ये क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन कल अगर प्रूव हो गया कि P इज इक्वल टू NP, तो उसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट हैव पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। मतलब कि जो हमारा एजम्पशन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ कंप्यूटेशनली हार्ड प्रॉब्लम, वो फिर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम
वेरीफाई तो तुरंत कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। और P इक्वल टू NP का मतलब हुआ कि हम जिसको फटाफट वेरीफाई कर सकते हैं उसको हम फटाफट सॉल्व भी कर सकते हैं, भले हमको सॉल्व करना अभी ना आता हो, भविष्य में किसी को मिले, लेकिन उसका फटाफट सॉल्व करने वाला तरीका भी एग्जिस्ट करेगा। तो वो एक्चुअली वो क्वांटम कंप्यूटर से बड़ा सरदर्द है। कल अगर P इक्वल टू NP प्रूव हुआ, P नॉट इक्वल टू NP प्रूव हुआ तो भी कोई बहुत राहत नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, इमीडिएटली राहत रहेगी कि चलो ठीक है, पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है लेकिन P इक्वल टू NP में तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग ठीक है, क्वांटम पोस्ट क्वांटम क्रिप्टो भी ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो आप लेटेस्ट वगैरह में देख सकते हैं। अब वो मेरे दिमाग में तो घुसा नहीं, तो कुछ हायर डायमेंशनल मैथमेटिक्स वाला हिसाब है और मेरे छोटे से दिमाग में वो घुसता नहीं, तो मुझे वो ठीक ठाक समझा नहीं। हाँ, दूसरों से इतना पता चला कि हाँ ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर उस पर भी उसको तोड़ने के लिए कोई एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है, तो फिलहाल हम सेफ रहेंगे। लेकिन अभी तुरंत उस पर स्विच करने का कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट एटलीस्ट मेरी नज़र में तो नहीं है। कोई करना चाहे तो कर सकता है। P इक्वल टू NP क्या है भाई? कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को पता होगा, खास करके जिन्होंने कोरमैन की पोथी पढ़ी हुई है। बेसिकली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम 4 सेट में बांटते हैं, P, NP, NP हार्ड और NP कंप्लीट। P का मतलब कि सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, NP मतलब वेरीफाइबल इन पॉलिनोमियल टाइम, फिर NP हार्ड है कि इट विल बी उसको बोलते हैं कि एक ऐसे एक ओरेकल मशीन कर रहेगा जिसमें जो ये NP वाले सेट को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करता हो, उसके लिए ये पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाइबल रहेगा टाइप का हिसाब है। फिर NP हार्ड उससे भी स्ट्रांग है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है वो एक्चुअली NP हार्ड है। जो हम बोलते हैं कि एक कंप्यूटेशनली हार्ड प्रॉब्लम, वो बेसिकली NP हार्ड प्रॉब्लम है। और जो सबसे स्ट्रांग सेट है वो NP कंप्लीट का है, वो उससे भी स्ट्रांग है। तो P इक्वल टू NP का मतलब कि एनीथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम will also be solved in polynomial time। तो अभी हमको P और NP का रिलेशन नहीं पता है। हमको ये नहीं पता है कि P इक्वल टू NP या P नॉट इक्वल टू NP या P इज सबसेट ऑफ NP या NP इज सबसेट ऑफ P या P और NP में कुछ कॉमन है या P और NP में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमको भी P और NP का कुछ खास पता नहीं है। ये P वर्सेस NP प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस का ओपन प्रॉब्लम है। तो जब इसका रिजोल्यूशन होगा तब होगा। अब इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक पार्टी मानती है कि इवेंचुअली वी विल प्रूव P इक्वल टू NP, उनके अपने तर्क हैं। दूसरी पार्टी है जो उनके ठीक विरोधी है, वो बोलती है कि नो, वी विल नेवर एंड अप विद P इक्वल टू NP, वी विल प्रूव द एग्जैक्ट अपोजिट, दैट NP इज नॉट इक्वल टू P। अब दोनों में बहस जारी है और मेरे जैसे लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो थोड़ा सा एल्गोरिदम वगैरह पे ध्यान दो थ्योरेटिकल साइड पे, तो वहाँ पे P, NP, NP हार्ड, NP कंप्लीट वगैरह मिलेगा। तो ये आप क्वाड्रेटिक जो प्रोग्रामिंग है या फिर आप कहें तो क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसकी बात कर रहे हैं, राइट? क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम? मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हूँ, तो मैंने आप लोगों की तरह नहीं पढ़ा है शायद डिस्क्रीट वगैरह करके। एक मिनट में पहले ढूंढ ही लेता हूँ कि क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या। चक्कर क्या है कि इन मैंने भी सबका सुना ही है, ये भी हमने फॉर्मली पढ़ा नहीं अपने कभी एजुकेशन। अच्छा, कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। भाई मुझे देखना पड़ेगा एक बार ये, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी पहले पढ़ूंगा फिर मैं कुछ बोल पाऊंगा। अच्छा नहीं, इसका दिया हुआ है कि प्रॉब्लम इज NP हार्ड, सो देयर इज नो नोन एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन पॉलिनोमियल टाइम। तो ठीक है, ये तो खैर NP हार्ड प्रॉब्लम में गया। ठीक तो है, खैर इस वाले कुछ आउटकम तो P इक्वल्स टू NP का तो कोई आउटकम निकलना नहीं है ना? नहीं नहीं। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और प्रश्न था। हाँ तो क्योंकि आप गणित के काफी नजदीक रहे हैं, है ना? और हाँ आप संस्कृत के भी काफी नजदीक रहते हैं। हाँ। तो मेरी अभी रिसेंटली बात हो रही थी इनसे, जो पुरी में वैदिक गणित पढ़ाते हैं इन लोगों से। तो अच्छा क्या उसका कुछ इनकॉर्पोरेशन क्रिप्टोग्राफी में या रैंडमाइजेशन में किया जा सकता है? नहीं, रैंडमाइजेशन में तो नहीं, लेकिन
क्रिप्टोग्राफी के लिए मैं बीच में एक्चुअली सोच रहा था, क्योंकि अब चक्कर क्या है कि जो वैदिक गणित की जो पुरानी तरीके, जो पुरानी विधियां हैं, चाहे वैदिक गणित का हो, चाहे ये आर्यभट्ट, वाराहमिहिर वगैरह की लिखी हुई किताबें हों, इसमें एक थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि इनकी जो विधियां हैं ये कागज कलम के लिए या मानसिक गणना के लिए बहुत फिट हैं। कि मतलब अगर मुझे जो है फटाफट जो है 2-4 लाइन में कागज कलम लेकर के सोल्यूशन निकालना हो, उसके लिए फिट हैं। या मुझे जो है मुँह ज़बानी है एक मोटा मोटा अंदाजा लगाना हो कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ ऐसा लगभग उत्तर आएगा, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर पर अगर हम उस एल्गोरिदम को बैठाएंगे तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो वो उनकी जो अपनी विधियां हैं, उन विधियों को तो हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है उसका, फ्रेंकली इसका कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जहां पर ये इस्तेमाल हो सकता है, और वहां पर जो इस्तेमाल होता भी है उसका भी हिसाब कैसा है कि जो संस्कृत का व्याकरण है वो दरअसल ये चॉम्स्की हायरार्की में फिट होता है। ये जो है ना कि ये क्या बोलते हैं, फॉर्मल ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और ट्यूरिंग मशीन वाला। तो अब जो संस्कृत का व्याकरण है उसको हम फॉर्मल ग्रामर में इस तरह से बैठा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट है या कोई एक शब्द है, तो उसका डेरिवेशन हम उल्टा करके निकाल सकें कि ये शब्द किधर से डिराइव हुआ है, मूल धातु क्या है, उस पर क्या क्या प्रत्यय वगैरह लगे हैं, जो भी है वो हम डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी समस्या है, वो ये है कि एक ही शब्द की अनेक उत्पत्तियां हो सकती हैं, सबका उनके हिसाब से अलग अलग अर्थ होगा, तो वो थोड़ा सा सरदर्द है। नहीं तो अगर हम बैठाएं तो उसमें एक थोड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है, और मज़ेदार प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी मैसेज को बेसिकली किसी भी तरह से इनकोड कर सकते हैं। बेसिकली उसका जो इनकोडिंग वाला पार्ट है वो उसमें बहुत अच्छा मैप हो जाता है कि हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ पर मैप करें। केवल हमको जो है संस्कृत के व्याकरण के नियमों में ही थोड़ा सा खेलना है। तो ये पार्ट तो है, लेकिन अब उसको एन्क्रिप्ट करने वाला हिसाब मुझे अभी तक ठीक से समझा नहीं है कि अगर मुझे उसको पूरा एन्क्रिप्ट ही करना है तो मेरा उद्देश्य क्या था कि मैंने जो है संस्कृत में 2-4 वाक्य अगर ऐसे किसी को लिख करके दिए तो बाकी सबके लिए तो उसका एक अलग अर्थ है, लेकिन जिसके पास डिक्रिप्शन का की है उसके लिए उसी वाक्य का कुछ पूरा ही अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन दूसरे को वो अर्थ तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसके पास वो की ना हो। लेकिन अभी इस पर मुझे फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली है। कभी कुछ मिला काम का तो बताएंगे। जी, तो सर मेरे तो इतने ही प्रश्न थे, अगर किसी और के पास अधिक प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो इट सीम्स हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं सर। हाँ, मुझे लग रहा है जनता सो गई, बोर हो गए सब। आई होप नॉट, आई होप कि उन लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला हो। बट मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर पॉसिबल हो तो जो हाँ 16 सूत्र हैं उनका हाँ अगर किसी तरीके से रैंडमाइजेशन या फिर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो तो एक बार आप उस पर मतलब नज़र डालिएगा। हाँ, ठीक है, देखता हूँ। हाँ ये, हाँ एक चीज मुझे भी ध्यान आया, क्रिप्टोग्राफी में तो नहीं, लेकिन मेलवेयर में एक टॉपिक आता है ऑब्फुस्केशन का, कि कोड को ऑब्फुस्केट करना। उसके लिए एक बीच में मैं थोड़ा जुगत बैठा रहा था, और अभी तक जितना मगजमारी किया उसके हिसाब से मुझे जो अभी तक लगता है वो ये है कि ऑब्फुस्केशन वाले पार्ट में तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्फुस्केशन से एन्क्रिप्शन पे कैसे जाएंगे भाई, उसका पता नहीं। हाँ, अगर कोई ये चाहे कि हम उन विधियों को एज इट इज उठा करके उस एल्गोरिदम को हम कंप्यूटर पे दौड़ाएं, हम कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना इजी नहीं है जितना हम लोग मतलब डिस्कस कर। हाँ, ये थोड़ा बहुत पेचीदा हिसाब किताब थोड़ा है ये। आर्किटेक्चरल मतलब रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जो पूरा कंप्यूटेशन मॉडल है जो मतलब कंप्यूटिंग का इस समय उसके हाँ साथ। हाँ ठीक है। सो यहाँ पे सर आपने की लॉगर पे ब्लॉग लिखा था। लो भाई, डोमेन डाल दिया मैंने, उसी पर है, जो कुछ है उसी पर है।
ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी इस प्रेजेंटेशन के लिए। हमें आशा है कि आप ऐसे ही और गूढ़ ज्ञान वाले और रहस्यों वाले जो प्रेजेंटेशन है आगे भी आप लाते रहेंगे। तो आज की सभा यही समाप्त की जाए। हाँ, आज की सभा यही समाप्त की जाए। बाकी किसी को कुछ सवाल जवाब करने हो तो भाई लिंक्डइन पर मेरा अकाउंट चालू है, मैं उधर सक्रिय रहता हूँ, तो आप उधर कनेक्ट भी कर सकते हैं, सवाल भी डाल सकते हैं। जितना समय रहेगा उसके हिसाब से मैं कुछ करके आपकी शंकाओं का समाधान करता रहूँगा। जितने भी लोग हमसे जुड़े पार्टिसिपेंट्स के तौर पर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।